हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? मैं संजय पांडे, केमिस्ट्री टीचर, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके इस चैनल में। जैसा कि आप जानते हैं, पिछले वीडियो में आपको संक्षारण के बारे में जानकारी दिया। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक था। एक टॉपिक लास्ट में बचा था और उसको आज हम बताने वाले हैं, और यह है अंतर। किस में अंतर पढ़ेंगे बच्चों? यह देखिए, विद्युत वाहक बल और विभवांतर में अंतर पढ़ेंगे। कौन सा अंतर है? विद्युत वाहक बल और विभवांतर में हम लोग अंतर पढ़ेंगे। देखिए, पहला अंतर क्या होता है? यह सेल के दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच के विभव का अंतर। विद्युत वाहक बल को इंग्लिश में क्या बोला जाता है? EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। और आपका जो विभवांतर होगा, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं बच्चों? पोटेंशियल बोला जाता है। क्या कहा जाता है? पोटेंशियल। ठीक है, तो पहला अंतर क्या है? आप डिस्ट्रीब्यूशन फिजिक्स में पढ़े होंगे, क्योंकि अपनी केमिस्ट्री में है, अपन लोग इसको भी थोड़ा पढ़ रहे हैं, लेकिन आपका पूरा विस्तृत वर्णन आपको फिजिक्स में भी मिलेगा। इसको आप फिजिक्स में भी और अच्छे से पढ़ लेंगे। ठीक है, 2 बार आप रिपीट कर लेंगे तो निश्चित रूप से आपसे बनेगा भी। देखिए, यह सेल के दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच के विभव का अंतर होता है, यानी दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच के विभव का अंतर विद्युत वाहक बल कहलाता है। और जबकि सेल बाहरी परिपथ में कोई विद्युत धारा प्रवाहित नहीं कर रहा, यानी बाहरी परिपथ में कोई भी विद्युत धारा प्रवाहित नहीं कर रहा है। दूसरा इसका क्या होता है? विभवांतर। देखिए, पहला क्या होगा? यह सेल के दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच का विभवांतर होता है, जबकि सेल के द्वारा बाहरी परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित की जा रही है। इसके बोला गया है, यानी दोनों सेल के बीच का विभवांतर तो है, लेकिन इसके बाहरी परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित की जा रही है। इसके बाहरी परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो रही है, लेकिन विभवांतर में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। बच्चों, आप देखिए, बोर्ड पर आपको दिख रहा होगा इसका अंतर। ठीक है, दूसरा अंतर होता है, यह सेल से प्राप्त होने वाला अधिकतम वोल्टेज होता है। यानी क्या होगा? दूसरा पॉइंट जो सेल से प्राप्त होता है वह अधिकतम क्या होगा? वोल्टेज। यानी विद्युत वाहक बल में अधिकतम वोल्टेज होता है। और दूसरा पॉइंट बोला गया इसमें, विभवांतर का दूसरा पॉइंट होता है, यह सेल से प्राप्त होने वाला अधिकतम वोल्टेज से हमेशा कम होता है। अधिकतम वोल्टेज से क्या होता है बच्चों? अधिकतम वोल्टेज से क्या होगा? मैंने एरो का चिन्ह बना दिया। ये अधिकतम वोल्टेज से क्या होता है? अधिक होता है। और ये अधिकतम वोल्टेज से क्या होगा बच्चों? कम होगा। ये भी आपको स्क्रीन कार्ड में दिख रहा है, स्क्रीन में आपको दिख रहा होगा। तीसरा पॉइंट होता है आपका, सेल के EMF द्वारा गणना किया गया कार्य सेल से प्राप्त होने वाला अधिकतम कार्य होता है। सेल के EMF द्वारा गणना, यानी कहने का मतलब EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की जो गणना होती है, वह किया गया कार्य के क्या होगा? उसमें अधिकतम कार्य किया जाता है। लेकिन अगर विभवांतर की बात करेंगे, सेल के विभवांतर द्वारा गणना किया गया कार्य सेल से प्राप्त अधिकतम कार्य से क्या होता है? कम। इसमें अधिकतम कार्य से क्या होगा बच्चों? अधिक कार्य करता है, और इसमें कार्य क्या होता है? कम। यानी आप यहाँ पे कार्य लिख दीजिए और कार्य में अधिकतम से ऊपर की ओर कर दीजिए। यहाँ भी जो कार्य होगा वह कार्य कम होगा। अधिकतम कार्य से क्या होगा बच्चों? कम होगा। ठीक है, दूसरा तीसरा पॉइंट है। चौथे पॉइंट की बात करते हैं। चौथे पॉइंट में क्या होगा? सेल के EMF को विभवमापी द्वारा मापा जाता है। याद रखिएगा, EMF चौथा पॉइंट हमारा जो होगा, EMF को क्या बोला गया है? विभवमापी। विभवमापी की सहायता से मापा जाता है। यानी विद्युत वाहक बल को क्या बोला गया? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को विभवमापी के द्वारा मापा जाता है। लेकिन अगर विभवांतर की बात करेंगे, सेल का विभवांतर किसी भी वोल्ट मीटर द्वारा, यानी सेल का जो विभवांतर होगा, सेल का विभवांतर किसी भी वोल्ट मीटर के द्वारा, यानी आप इसको क्या कर सकते हैं? किसी भी वोल्ट मीटर के द्वारा, वोल्ट मीटर
यानी सेल का जो विभवांतर होगा किसी भी वोल्ट मीटर द्वारा क्या किया जाता है, वोल्ट मीटर द्वारा मापा जाता है। ठीक है बच्चों, बन जाएगा, ज्यादा कठिन नहीं है। पहला अंतर पुनः देख लीजिए, रिवाइज कर लीजिए। यह सेल के दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच के विभव का अंतर होता है, जबकि सेल के बाहरी परिपथ में कोई विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती। दोनों सेल के बीच के विभव का अंतर है, लेकिन बाहरी में धारा प्रवाहित नहीं होती है। बाहरी परिपथ में क्या है, बाहरी परिपथ में धारा क्या होती है, प्रवाहित नहीं होती। लेकिन इसको बाहरी परिपथ में क्या होगा, बाहरी परिपथ प्रवाहित होती है। ठीक है, दूसरा अंतर है कि इसमें जो यह सेल के प्राप्त होने वाला अधिकतम वोल्टेज होता है, यानी इसमें वोल्टेज अधिक होता है और सेल से प्राप्त होने वाला अधिकतम वोल्टेज से कम होता है। तीसरा पॉइंट जो हो गया, यानी सेल के ईएमएफ द्वारा गणना किया गया कार्य सेल के प्राप्त होने वाला अधिकतम कार्य होता है और इसमें सेल के प्राप्त द्वारा गणना किया गया कार्य अधिकतम कार्य से कम होता है। चौथा पॉइंट होता है ईएमएफ को, इसमें विद्युत वाहक बल को या ईएमएफ को विभवमापी की सहायता से मापा जाता है और विभवांतर में सेल का विभवांतर किसी भी वोल्ट मीटर के द्वारा मापा जाता है। याद रखिएगा, ये आपका कंप्लीट हुआ अंतर आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा और आप उसको अच्छे से पढ़ लेंगे। दूसरा अंतर होता है हमारा, दूसरे अंतर की बात करेंगे विद्युत रासायनिक सेल और विद्युत अपघटनीय सेल, यानी हम इसके बारे में आपको जानकारी दे चुके हैं। लास्ट में हम आपको थोड़ा डिफरेंस देख लेते हैं दोनों के बीच में, यानी विद्युत रासायनिक सेल क्या है और विद्युत अपघटनीय सेल क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा देखते हैं। ठीक है बच्चों, डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड इलेक्ट्रोलाइट सेल, विद्युत रासायनिक सेल एवं विद्युत अपघटनीय सेल में अंतर। विद्युत रासायनिक सेल और विद्युत अपघटनीय विद्युत रासायनिक सेल और विद्युत अपघटनीय सेल में अंतर। ठीक है, यानी विद्युत रासायनिक सेल और विद्युत अपघटनीय सेल पे क्या पढ़ेंगे हम बच्चों, अंतर पढ़ेंगे। यहां पे आप लिखते हैं क्रमांक विद्युत रासायनिक सेल विद्युत अपघटनीय सेल। ठीक है, यानी विद्युत रासायनिक सेल और विद्युत अपघटनीय सेल में हम क्या पढ़ेंगे बच्चों, अंतर पढ़ेंगे। पहला अंतर देखिए क्या होता है, आप इसे पढ़ चुके हैं, विद्युत रासायनिक सेल के बारे में जानकारी है। यह है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करता है, यानी किसको क्या बोला गया है, रासायनिक ऊर्जा को, रासायनिक ऊर्जा को क्या किया गया है, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन। यानी यह क्या किया गया है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन किया जाता है और यह विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, मतलब कहने का कि इसी का जस्ट उल्टा। विद्युत अपघटन में क्या होता है, यह है विद्युत ऊर्जा को किसमें, रासायनिक ऊर्जा, यानी यह विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन किया जाता है। यानी आप इसको सेंटेंस में लिख सकते हैं,
यह क्या करता है, या डायरेक्ट लिख दीजिए, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करता है और यह विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन करता है। यानी एक दूसरे का अपोजिट है। विद्युत रासायनिक सेल में रासायनिक सेल से ही आप स्टार्ट करेंगे, विद्युत अपघटनी में विद्युत अपघटनी सेल से स्टार्ट करेंगे। क्यों? देखिए, यह है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन किया जाता है और यह विद्युत स्टार्ट है, यह विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ठीक है, जैसे पॉइंट है उसी प्रकार से आपको यहाँ पे स्टार्ट करना है विद्युत रासायनिक सेल। आप दूसरे पॉइंट की बात करते हैं कि इसमें दो अलग अलग विलयनों में दो इलेक्ट्रोड लगे होते हैं जिन्हें लवण क्षेत्र द्वारा जोड़ा जाता है। आप पढ़ चुके हैं इसको। इसमें दो अलग अलग पात्र लिया गया था और दोनों पात्रों में अलग अलग विलयन लिया गया था और उसे क्या किया गया था बच्चों, लवण क्षेत्र की सहायता से यानी साल्ट ब्रिज की सहायता से विद्युत रासायनिक सेल को आपस में दोनों विलयनों को जोड़ा गया था। संपर्क में बना है लेकिन आपस में मिलने से रुका हुआ है। लेकिन अगर हम विद्युत अपघटनी की बात करते हैं तो इसमें दोनों पिलों को यानी दोनों इलेक्ट्रोडों को एक ही विलयन में डुबोया जाता है। लवण क्षेत्र की आवश्यकता नहीं होती। सेल में होने वाली मतलब कहना चाहिए कि इसमें दोनों विलयनों को एक ही पात्र में डुबोया जाता है और इसमें कहा गया है कि लवण क्षेत्र की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, दोनों विलयनों को अलग अलग पात्र में, इसमें दोनों इलेक्ट्रोडों को अलग अलग नहीं बल्कि एक ही पात्र में डुबोया जाता है और लवण क्षेत्र की आवश्यकता विद्युत अपघटनी सेल में आवश्यकता नहीं पड़ती, लेकिन विद्युत रासायनिक सेल में साल्ट ब्रिज की आवश्यकता पड़ती है। आप देखिए स्क्रीन में आपको दिख रही होगी, दोनों अंतर आपको दिख रहा होगा। ठीक है बच्चों, तीसरा अंतर भी देखिए। तीसरा अंतर क्या होगा, सेल में होने वाली रेडॉक्स अभिक्रिया स्वतः होती है। यानी अगर विद्युत रासायनिक सेल की बात करेंगे तो सेल में होने वाली रासायनिक अभिक्रिया क्या होगी, रासायनिक अभिक्रिया क्या होगी बच्चों, स्वतः होती है। विद्युत रासायनिक सेल में होने वाली रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है, स्वतः होती है। लेकिन अगर विद्युत अपघटनी की बात करेंगे तो सेल में होने वाली रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है बच्चों, अस्वतः होती है। स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन मतलब कहना चाहिए कि स्वतः और अस्वतः होती है। इसमें क्या लिखेंगे बच्चों, सेल में होने वाली रेडॉक्स अभिक्रिया अस्वतः होती है। ठीक, देखिए स्क्रीन में आपको दिख रही होगी। तीसरा चौथा पॉइंट होता है सेल के कार्य करने पर ऊर्जा में कमी आती है। यानी सेल के कार्य करने पर मुक्त ऊर्जा में कमी आती है अर्थात डेल्टा जी इज लेस देन 0। चौथा अंतर क्या होगा बच्चों, डेल्टा जी इज लेस देन 0। यानी कहा जाता है जब सेल पर कार्य किया जाता है तो सेल पर कार्य किया जाएगा तो मुक्त ऊर्जा को डेल्टा जी से व्यक्त करते हैं, फ्री एनर्जी जो होती है, और इसमें मुक्त ऊर्जा में क्या होती है बच्चों, कमी होती है। लेकिन अगर विद्युत अपघटनी सेल की बात करेंगे तो सेल पर कार्य करने पर इसकी मुक्त ऊर्जा में वृद्धि होती है अर्थात डेल्टा जी इज ग्रेटर देन क्या होगा बच्चों, डेल्टा जी ग्रेटर देन क्या होगा, 0। यानी क्या होगा, यहाँ पे मुक्त ऊर्जा में वृद्धि हो रही है लेकिन यहाँ पे मुक्त ऊर्जा में कमी हो रही है। तो आपको चौथा अंतर बन जाएगा। ठीक है बच्चों, कठिन तो नहीं है। पांचवा अंतर देखिए क्या कहता है, सेल से उपयोगी कार्य की प्राप्त होती है और सेल पर कार्य किया जाता है और विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। यानी सेल पर उपयोगी कार्य की क्रिया होती है लेकिन यहाँ सेल पर कार्य किया जाता है। लास्ट, इस सेल में एनोड ऋणात्मक और कैथोड धनात्मक होता है, याद रखिएगा। यानी विद्युत रासायनिक सेल में एनोड ऋणात्मक, इसको लिख लीजिए आप अच्छे से, विद्युत रासायनिक सेल में एनोड ऋणात्मक, ठीक, याद रखिएगा। विद्युत रासायनिक सेल में एनोड जो होता है ऋणात्मक एवं कैथोड धनात्मक। कैथोड क्या होता है बच्चों, धनात्मक। ठीक, एनोड विद्युत रासायनिक सेल में एनोड ऋणात्मक तथा कैथोड क्या होता है बच्चों, धनात्मक होता है। लेकिन अगर विद्युत अपघटनी सेल की बात करेंगे तो एनोड धनात्मक
इसमें क्या होगा, विद्युत अपघटनी में क्या होगा, एनोड क्या है, धनात्मक, यहाँ हो जाएगा धनात्मक, एनोड आपका हो जाएगा बच्चों धनात्मक और कैथोड जो होगा ऋणात्मक। याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है 5वें पॉइंट में, यानी जब विद्युत रासायनिक सेल की क्रिया होती है तो एनोड हमारा ऋणात्मक होता है और कैथोड हमारा धनात्मक होता है। लेकिन वहीं पे यदि विद्युत रासायनिक की क्रिया हो रही है, नहीं हो रही है, बल्कि विद्युत अपघटनी की क्रिया हो रही है, और विद्युत अपघटनी की जब क्रिया होगी तो वहीं पे एनोड जो होता है यहाँ पे नेगेटिव, तो वहाँ पे एनोड जो होता है पॉजिटिव का कार्य करने लगता है, यानी एनोड धनात्मक का कार्य करेगा और कैथोड जो होगा हमारा ऋणात्मक का कार्य करेगा। यानी विद्युत अपघटनी सेल में एनोड धनात्मक और कैथोड ऋणात्मक की तरह कार्य करता है। लेकिन अगर रासायनिक की बात होगी विद्युत रासायनिक सेल में, तो एनोड ऋणात्मक और कैथोड धनात्मक की तरह कार्य करता है। तो बच्चों ये आपका अंतर था, आप इसको समझ गए होंगे। पहला अंतर आपकी डिफिनीशन से संबंधित है। डिफिनीशन क्या कहती है, विद्युत रासायनिक सेल और विद्युत अपघटनी सेल। विद्युत रासायनिक सेल में कहा गया है कि यह रासायनिक ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देती। ये क्या है रासायनिक ऊर्जा, आप सेल जानते हैं, सेल जानते हैं, जो विद्युत सेल होता है उसमें निश्चित रूप से केमिकल भरा होता है, विद्युत रासायनिक सेल पदार्थ भरे होते हैं। वो क्या करता है, सीधे लाइट में परिवर्तित करता है, यानी कहना चाहिए कि इलेक्ट्रिक में परिवर्तित कर देगा, और इलेक्ट्रिक में परिवर्तित करने के बाद उसमें धारा प्रवाहित होती है, उसी के माध्यम से अब विद्युत ऊर्जा से प्रकाशीय ऊर्जा में परिवर्तन हो जाए। यानी रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में या फिर विद्युत ऊर्जा से प्रकाशीय ऊर्जा में परिवर्तन हो जाएगा। ये सब क्या है, केमिकल ही है, यानी रासायनिक पदार्थ के माध्यम से हो रहा है। लेकिन अगर अपघटनी की बात होगी तो विद्युत अपघटन हो रहा है, यानी टूट रहा है, यानी एक दूसरे से विभाजित हो रहा है, अलग हो रहा है। तो ये क्या कहा, विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में अपघटित कर देता है, यानी उसी का जस्ट उल्टा। दूसरा पॉइंट क्या कहा इन्होंने कि इसमें दो अलग अलग विलयनों में दो इलेक्ट्रोड होते हैं, यानी दो अलग अलग पात्र लिया गया, दोनों अलग अलग पात्रों में अलग अलग विलयन डाला गया, और फाल्ट ब्रिज की आवश्यकता होती है। किसकी, फाल्ट ब्रिज, यानी लवण छेद। क्या है आपका, लवण छेद की आवश्यकता है। लवण छेद की आवश्यकता इसमें है, लेकिन इसमें क्या है बच्चों, लवण छेद यानी साल्ट ब्रिज की आवश्यकता नहीं है। लवण छेद की इसमें आवश्यकता नहीं है। क्यों, क्योंकि एक ही पात्र में इसमें विलयन डाला गया है, इसमें दोनों को अलग अलग पात्र में डाला गया। जिंक की प्लेट लिया तो जिंक कापर सल्फेट का विलयन हो तो कापर की प्लेट, और जिंक का प्लेट लिया तो जिंक की प्लेट, दोनों को एक साथ कर दिया, यानी फाल्ट ब्रिज की पात्र पे जोड़ दिया। लेकिन इसमें क्या किया, जिंक और कापर दोनों को एक साथ डाल दिया, एक ही इलेक्ट्रॉन। तीसरा अंतर है, विद्युत रासायनिक जो की क्रिया होती है वह स्वतः होती है, लेकिन विद्युत अपघटनी सेल की जो क्रिया होती है अस्वतः होती है, नॉन स्पॉन्टेनियस होती है। इसमें चौथे पॉइंट में देखिए क्या है, ये डेल्टा जी क्या है, फ्री एनर्जी है, मुक्त ऊर्जा में परिवर्तन है। तो यानी विद्युत रासायनिक सेल की जब बात होगी तो मुक्त ऊर्जा में परिवर्तन होता है, तो क्या होगा, मुक्त ऊर्जा में कमी आती है। डेल्टा जी का मान क्या है, यहाँ पे 0 से कम है, यानी विद्युत रासायनिक सेल की जब बात होगी तो मुक्त ऊर्जा में कमी आती है, और विद्युत अपघटनी की जब बात हो जाएगी तो मुक्त ऊर्जा में वृद्धि होती है, यानी देख लीजिए डेल्टा जी ग्रेटर देन 0। लास्ट आपका है विद्युत, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। विद्युत रासायनिक सेल में एनोड ऋणात्मक, यानी जो हमारा एनोड होगा वह नेगेटिव होगा, और कैथोड जो हमारा होता है वह धनात्मक यानी पॉजिटिव होता है। लेकिन अगर हम विद्युत अपघटनी की बात करेंगे, इलेक्ट्रोलाइट की बात करेंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की बात करता हूं, तो विद्युत अपघटनी सेल में क्या होता है बच्चों, एनोड जो हमारा होता है पॉजिटिव का काम करने लगता है, और कैथोड जो होता है धनात्मक ऋणात्मक यानी कि नेगेटिव का कार्य करने लगता है। तो याद रखिएगा, जब रासायनिक की बात होगी
तो सेल जो हमारा होता है एनोड ऋणात्मक और कैथोड धनात्मक की बात होगी। और जब अपघटन की बात होगी, टूटने की बात होगी, अलग अलग विभाजित होने की बात होगी, तो वही सेल क्या करने लगता है, एनोड धनात्मक और कैथोड ऋणात्मक। याद रखिएगा यहाँ पे मेन पॉइंट आपको जो बताया गया है, ये जब अपघटन की बात होगी तो एनोड धनात्मक और कैथोड ऋणात्मक किसकी बात होगी, अपघटन की। और जब विद्युत रासायनिक सेल की बात होगी तो रासायनिक सेल की बात होगी तो क्या होगा, एनोड ऋणात्मक और कैथोड धनात्मक। विशेष ध्यान देना है, यहीं पे कंफ्यूजन होता है और पेपर में ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन पूछा भी जाता है। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा विद्युत रासायनिक सेल पूछा जाएगा मुक्त ऊर्जा में क्या होता है, तो मुक्त ऊर्जा में क्या होता है, कमी होती है। विद्युत रासायनिक सेल में मुक्त ऊर्जा में कमी होती है, लेकिन अगर अपघटने की बात होगी तो मुक्त ऊर्जा में वृद्धि होगी। तो ये आपका रहा अंतर विद्युत रासायनिक सेल और विद्युत अपघटन सेल में। तो बच्चों आप इसको अच्छे से पढ़ लेंगे। इसमें आपको दोनों अंतर दिया गया है और दोनों अंतर बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट हैं। ठीक है बच्चों, इसकी पिक आपको दिख भी रही होगी सामने स्क्रीनशॉट पे। समझ में आ गया, कुछ पूछना है आपको? चलिए ठीक है, गुड डे, ओके।